हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आज हम चलते हैं हिंदी व्याकरण में शब्द की ओर। जैसे हम लोग समझेंगे शब्द क्या है, शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद, इस प्रकार से शब्द के उदाहरण और जो उनके भेद होते हैं उन सभी को उदाहरण के बारे में समझेंगे। तो आप एक नोटबुक यानी कि कॉपी और एक पेन को ले करके और अपने माइंड को एडजस्ट करके और टाइम को मेंटेन करके बैठ जाएं, ताकि आसानी पूर्वक से आप एक अच्छे से अच्छे नोट्स बना सकें, ताकि आपको इस प्रकार के कभी भी व्याकरण की ज़रूरत पड़े तो आप उसके द्वारा पढ़ सकें। तो चलते हैं हम शब्द की ओर। ध्यान देंगे, यहाँ देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और उनके परिभाषा है, उनके प्रकार हैं, भेद जिसे हम लोग समझते हैं, और उनके क्या उदाहरण हैं जिसके बारे में इस वीडियो में परिचर्चा किया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिसमें वर्ण के बारे में बिल्कुल फुल डिटेल दिया गया था। तो आज हम शब्द के बारे में फुल डिटेल देंगे और बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो चलते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि शब्द की परिभाषा, यानी कि शब्द की परिभाषा हम यहाँ पे देंगे। किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल। ध्यान देंगे, यहाँ पे सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे आप न एक वर्ण हो गया आपका ल, नल, ये नल हो गया आपका, ये सार्थक मेल हो रहा है दोनों को, किसको, न और ल को। यह एक सार्थक जो है मेल होने के कारण वर्णों के सार्थक मेल हुआ और इस प्रकार से यह शब्द का निर्माण हुआ। तो सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। शब्द के भेद के बारे में समझेंगे। शब्द के दो भेद होते हैं, याद रखेंगे, शब्द के दो भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, देखते हैं शब्द के दो भेद कौन होते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे है वो सार्थक शब्द और सेकेंड जो है वो निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दो इनके जो हैं काइंड्स हैं, भेद हैं, प्रकार हैं। तो जिसके बारे में आज हम देखते हैं क्या है। सार्थक शब्द की ओर हम चलेंगे। ध्यान देंगे यहाँ सार्थक शब्द की ओर कि जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, यानी कि वैसे शब्द जिससे कोई न कोई अर्थ निकलता हो, कोई न कोई अर्थ आप प्राप्त करते हो, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे में सब्जी, सब्जी आप समझ रहे हैं, या क्या है, सब्जी जिसे हम लोग पकवान बनाकर पका करके खाते हैं। दूध आप समझ ही रहे हैं, रोटी समझ रहे हैं, सभी सार्थक हैं। पानी समझ रहे हैं, सामने, पता इत्यादि। इस प्रकार से जिसके भी अर्थ हम लोग ग्रहण कर पाएंगे वह जो है सार्थक शब्द कहलाएगा। तो चलेंगे अगले आगे। यहाँ पे ध्यान देंगे निरर्थक शब्द क्या है कि जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण नहीं किए जाते हैं, यानी कि सार्थक में जो था कि जिसके हम लोग अर्थ ग्रहण करते हैं, और निरर्थक मतलब वो कि जिसके हम लोग अर्थ ग्रहण नहीं करते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। याद रखेंगे, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग सदैव सार्थक शब्दों के साथ ही होता है। ऐसे शब्द का प्रयोग कहाँ पे होगा, किसके साथ, सार्थक शब्द के साथ इसे हम लोग प्रयोग करते हैं, ताकि वाक्य में उसके अर्थ निकल सके। तो देखेंगे, और यह इनके साथ ही लग करके अपना अर्थ निकलवा लेते हैं। यानी कि जब वो सार्थक शब्दों में लग जाते हैं तब उनका जो है क्या होता है, सार्थक शब्दों में लगने के बाद में उनका अर्थ निकलने लगता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे औता, देखिए यहाँ पे औता, आमने, ताज, ये सभी क्या है, निरर्थक शब्द है। इसका आता मतलब कुछ अर्थ नहीं निकल पा रहा है। आमने, आमने मतलब इसके कुछ अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं हम। ताज, इसका भी कुछ अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जिस शब्द का हम लोग अर्थ ग्रहण नहीं कर पाते हैं वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे एक और यहाँ पे आप वाय, देखिए इसका भी कोई अर्थ नहीं है, और जब यह सार्थक शब्दों के साथ मेल कर जाएगा तो उनका भी अर्थ निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे आगे कि शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि यहाँ पे ध्यान देंगे हम कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड है, यानी कि शब्दों का वर्गीकरण, कि शब्द को हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखेंगे कि शब्दों की उत्पत्ति या स्रोत, रचना या बनावट, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर
निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न मतलब नीचे, इसके हम लोग क्या भाग देख रहे हैं, जिस प्रकार हम यहाँ पे बनाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। तो देखेंगे क्या है, पहला फर्स्ट जो है वो कि अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हम देखते हैं कि शब्द को क्या किया गया, कितने वर्गों में बांट दिया गया है। देखेंगे यहाँ पे अर्थ के आधार पर शब्द को निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न मतलब नीचे लिखा हुआ है कि कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान देंगे आप, जो सबसे फर्स्ट है वो है एकार्थी शब्द। क्या है? एकार्थी शब्द है। अब हम एकार्थी शब्द कहते किसे हैं, देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे कि जहाँ शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण किया जाता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। यानी कि जहाँ पे उस शब्द का कोई एक ही अर्थ को ग्रहण किया जाएगा वह क्या कहलाएगा? एकार्थी शब्द कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या है, ध्यान देंगे, जैसे सड़क। सड़क का जो क्या है, एकार्थी शब्द है, इसका एक ही है अर्थ, क्या? सड़क। बस जूता, जूता का एक ही अर्थ है, बस जूता। नदी का एक ही अर्थ है, मीन्स नदी, और आदमी का एक ही अर्थ है, आदमी। तो इस प्रकार से जो जिनके शब्द के एक अर्थ ग्रहण किए जाएंगे उन्हें हम लोग एकार्थी शब्द कहते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अनेकार्थी शब्द की ओर। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। ये अनेकार्थी शब्द के बारे में हम ध्यान देंगे कि जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं उन्हें हम लोग अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं हार। हार आप ध्यान दें, जैसे कोई चीज़ आप करते हैं, जैसे फुटबॉल आप खेलते हैं तो बोली जाती है कि हार किसकी हो गई, तो ये फलाने टीम की हार हो गई। तो हार मतलब हारना हो गया। एक हार जो आप क्या अपने गला में पहनाए जाते हैं, घर में औरतें लोग पहनती हैं हार, वो हार हो गया। अब आगे देखेंगे इसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं। एक है कर। कर मतलब एक होता है क्या, आप समझते हैं, कर मतलब होता है बाजू। क्या? कर मीन्स बाजू। और एक सब समझते होंगे कर मीन्स क्या होता है, जिसे हम लोग टैक्स कहते हैं। टैक्स को समझ सकते हैं आप, कर वो है। इसी प्रकार से कनक और व्यंजन के भी अर्थ होते हैं अनेक अनेक। तो चलेंगे अगली, यहाँ पे ध्यान देंगे कि पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है जिसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है। तो ध्यान दें कि वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि वैसे शब्द जिसका अर्थ समान होता है, क्या? अर्थ समान होता है, वही पर्यायवाची शब्द कहलाता है। तो चलेंगे हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, किस प्रकार हम समझ सकते हैं। जैसे धरती, देखिए, तो धरती, धरती के यहाँ पे देखिए भू मीन्स क्या होता है, भू मतलब होता है भूमि, भूमि मीन्स धरती, धरती मीन्स धरा। तो धरती को हम लोग भू भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं। तो ये धरती के ही सभी जो हैं वह समानार्थी शब्द हैं। इसी को समानार्थी शब्द को तो ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आग, आग को हम लोग अग्नि कहते हैं, अनल कहते हैं, ज्वाला कहते हैं, ये भी जो है पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार से बढ़ेंगे हम आगे की ओर। देखेंगे यहाँ पे 4th नंबर में क्या है, विलोम शब्द। विलोम शब्द आप लोगों ने सुना होगा। विलोम शब्द क्या है, जैसे हम लोग अपोजिट वर्ड कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखेंगे विलोम शब्द किसे कहते हैं, यानी विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द किसे कहा जाता है, विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं। तो देखेंगे कि वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ हैं, वे शब्द जो दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आग का विलोम क्या हो गया, पानी। उसी प्रकार से आना का विलोम क्या हो गया, जाना। तो ये आपका विलोम का मतलब हो गया उल्टा शब्द। उल्टा आप कह सकते हैं, हंसना का उल्टा रोना, आना का उल्टा जाना, आकाश का उल्टा पताल। इस प्रकार से आप कह सकते हैं गर्म का उल्टा ठंडा। तो ये आपका विलोम हो गया। तो अब चलेंगे आगे। यहाँ देखेंगे कि बनावट,
या रचना हम लोग जिसको कहते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो देखेंगे कि फर्स्ट जो है वो रूढ़ शब्द है। कौन? रूढ़, जिसको हम लोग बोलते हैं रूढ़ शब्द। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि उस शब्द को हम लोग खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। यानी कि खंड हम लोग जब कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि जब टूट जाने के बाद में इनका कोई अर्थ नहीं हो पाता है। जैसे आप देख सकते हैं घर, अगर घर को आप यहाँ पे तोड़ देंगे, विखंडन कर देंगे, तो घ अलग हो जाएगा, र अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई उसका अर्थ नहीं निकल पाएगा जो सार्थक हो। नदी का भी वही स्थिति है, कोई भी इसके तोड़ने के बाद में सार्थक अर्थ नहीं निकल पाएगा। किताब का भी वही है, आप इसको तोड़ देंगे तो तोड़ने के मतलब के अलग कर देंगे, हर वर्ण को अलग कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो यही जो है आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो चलेंगे आगे की ओर। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे यौगिक शब्द, जिसको हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द के बारे में हम समझेंगे कि जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं, ठीक उसके रूढ़ के अपोजिट है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आप ध्यान दें, यहाँ पे तोड़ने के बाद में अपमान है, यानी कि अपमान को आप को आप अलग लिख सकते हैं और मान को अलग लिख सकते हैं तोड़ने के बाद में। तो आप मतलब आप समझते हैं ऊपर होता है, और मान तो आप समझते ही है इज्जत प्रतिष्ठा। उसी प्रकार से आप रसोई को भी अलग कर सकते हैं, रसोई, और प्लस घर अलग कर सकते हैं। रसोई मतलब होता है खाने पीने वाले सामान जो होता है उसे रसोई कहते हैं, और घर तो आप समझते ही हैं। माता पिता को ठीक उसी प्रकार से आप अलग कर सकते हैं, माता अलग और पिता अलग। तो ये जो है सार्थक इनके अर्थ बन जा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग इनसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो चलेंगे आगे। अब देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर की ओर, योग रूढ़ शब्द क्या है, जिसके बारे में हम देखेंगे कि योग रूढ़ कि जिन शब्दों का सार्थक टुकड़े तो किए जा सकते हैं, यानी कि इन्हें इन शब्दों को तोड़ने के बाद में जो अर्थ है वो निकल पाएंगे। अर्थात जो यौगिक तो होते हैं, यानी कि यौगिक होते हैं, ये क्या होते हैं? ध्यान देंगे, यौगिक होते हैं, परंतु अर्थ ग्रहण करने के लिए उन्हें एक करना पड़ता है। अर्थ ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे एक करना पड़ेगा, अर्थात रूढ़ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसे रूढ़ करना पड़ता है। उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आप इस प्रकार समझेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि लंबोदर, जलज, दशानन। अब यहाँ ध्यान देंगे क्या है, उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर जो है वो शब्द के क्या हैं भेद या तरीके, जिसमें हम देखेंगे। तो फर्स्ट में है यहाँ पे तत्सम शब्द। आप समझेंगे तत्सम शब्द के बारे में कि तत्सम शब्द क्या है। कि तत्सम शब्द तत् प्लस सम, तत् प्लस सम के योग से बना है, इज इक्वल टू तत्सम, जिसका शाब्दिक अर्थ है उसके समान। किसके समान? उसके समान। तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या है? उसके समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा में से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया गया है वही क्या कहलाता है? तत्सम शब्द कहलाता है। और तत् प्लस सम से बना है तत्सम, और तत्सम का शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान। उसके समान का मतलब उसके जैसा। तो चलेंगे आगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसा कि यहाँ पे देखिए, युद्ध, ग्रेट, रक्षा, रात्रि, चंद्रिका, अग्नि, दुग्ध, ये सभी जो है वो संस्कृत शब्द हैं। और संस्कृत शब्द का ज्यों का त्यों क्या किया गया, इन्हें अपने भाषा में, हिंदी के भाषा में ग्रहण कर लिया गया है। यही तो आपका तत्सम होता है, यही जो है तत्सम शब्द होता है।
तो याद रखेंगे, संस्कृत भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग हो जाता है, वही आपका जो है तत्सम शब्द कहलाता है। तो अब चलेंगे तद्भव की ओर, देखेंगे तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे, तद्भव शब्द तत् प्लस भव, यानी कि तत् प्लस जोड़ भव के योग से बना है, तत् प्लस भव के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ उससे जन्म, क्या इसका शाब्दिक अर्थ है उससे जन्म, यानी कि उससे उत्पन्न हुआ है। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हजारों वर्षों की यात्रा के बाद हिंदी भाषा में, ध्यान देंगे, हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप में ग्रहण किए गए हैं, वह जो है क्या है? तद्भव शब्द कहते हैं। वही जो है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो याद रखेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द के बारे में खूब अच्छी तरह समझेंगे। देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, ध्यान देने योग्य बातें देखेंगे। यूथ, जैसे वहाँ पे जो संस्कृत में यूथ लिखा हुआ था, यहाँ पे जुथ लिखा है, और घृत का जो है वह हिंदी में हम लोग घी लिखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे राखी, रात, चांदनी, आग, दूध। तो इस प्रकार से हम लोग संस्कृत के जो भाषा है, संस्कृत के भाषा को हम लोग हिंदी में समझते हैं और लिखते हैं, वही आपका जो है तद्भव रूप कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे हम लोग और भी समझ सकते हैं कि जो काकह है, काकह मीन्स क्या होता है? कौवा, जिसको हम लोग कहते हैं। तो एक कावा जो है आपका क्या हो गया? तद्भव रूप हो गया, जबकि काकह जो है वो तत्सम रूप हो गया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर, देखेंगे देशज शब्द क्या है। देशज, ऐसे आपको नाम से ही पता चलता होगा कि देशज शब्द क्या है। तो देखेंगे कि देशज शब्द किसे कहते हैं, यानी उनके परिभाषा के बारे में हम यहाँ पे परिचर्चा करेंगे कि जिन शब्दों को हिंदी भाषा ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से ग्रहण किया हो, यानी वैसे शब्द जिनके हिंदी भाषा में अपने क्षेत्रीय भाषा से क्या जोड़ लिया गया हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। इन्हीं शब्दों के लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं, यानी इसका लिखित जो है वो कोई स्रोत नहीं मिलता है, यह जो है रिटेन नहीं मिल पाता है किसी भी शब्दकोश में, उसी को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। यह हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में ग्रहण किया जाता है। तो चलेंगे आगे की ओर, ध्यान देंगे। यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे देखेंगे पाग। आप समझते हैं, ये पाग जैसे हम लोग बोलते हैं कि चीनी के वहाँ पे सीरा बना दीजिए, वो पाग हो गया। इस प्रकार से एक लोकल भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, और उसी को हम लोग देशज कहते हैं। आप रिंगड़ा समझ रहे हैं, जूता समझ रहे हैं, डाब आप नारियल वाला पानी पीने वाला समझ रहे हैं, छाती, ये सभी देशज है। खिचड़ी, बाजरा, ये सभी देशज है जो आपके क्षेत्रीय भाषाओं में बोली जाती है, उसी को हम लोग देशज कहते हैं। तो आप इस प्रकार से और भी समझ सकते हैं, जैसे कहीं पे कुदाल को कुदाल बोला जाता है तो कहीं पे उसको फौड़ा बोल दिया जाता है। तो जहाँ पे फौड़ा बोल दिया जाता है उसको उस क्षेत्रीय भाषा में हम लोग क्या? देशज कहेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे, जैसे आप समझ सकते हैं सहजन एक जो है खाने वाला है सब्जी बनाकर, तो सहजन को कहीं सहजन कहा जाता है तो कहीं पे उसे मुनगा भी कहा जाता है। तो ये आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जिसके कारण हम लोग समझ पाते हैं सहजन को मुनगा और मुनगा को सहजन। तो ये जिस भाषा को क्षेत्रीय भाषा में ही हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, वही आपका देशज कहलाता है। तो अब चलेंगे हम विदेशज की ओर, ध्यान देंगे। यहाँ पे विदेशी शब्द क्या है, जिसको हम लोग विदेशज कहते हैं। विदेशी शब्द को विदेशज भी कहा जाता है। तो जो शब्द हिंदी भाषा ने विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए हो, यानी कि जो शब्द हिंदी भाषा जो है वह विदेशी भाषाओं से ग्रहण कर लिया गया है, उन्हें हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे, जैसे आप समझते हैं क्या, देखेंगे हम लोग अरबी में क्या है। अरबी जो है वह विदेशी भाषा है, और विदेशी भाषा जो है हम लोगों के पास भी बोली जाती है। अरबी भाषा में जैसे जो मुसलमान लोग हैं वो अल्लाह बोलते हैं, इरादा है, इशारा, इनाम, किताब, ज़िला, तहसील, नगद, हलवाई, ये सभी
अरबी भाषा के शब्द हैं। उसी प्रकार फारसी में देखेंगे यहाँ पे अमरूद, आमदनी, आसमान, आदमी, कारीगर, कारोबार, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे आप यहाँ पे तुर्की भाषा के शब्द, यहाँ पे ध्यान देंगे तुर्की, उर्दू, काबू, कुल्ली, कुर्ता, कैंची, चाकू, चेचक, चम्मच, तोप, ये सभी तुर्की भाषा के हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या कहते हैं? विदेशज कहलाते हैं, यानी विदेशी शब्द कहलाते हैं या विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो अब हम चलेंगे पुर्तगाली की ओर, ध्यान देंगे। यहाँ पुर्तगाली देखिए, आलपिन आप समझते हैं, छोटी छोटी पतली पिन होती है, इस्पात, गमला, चाबी, तौलिया, नीलगाय, पपीता, पादरी, फीता, बाल्टी, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। क्या है शब्द? पुर्तगाली हैं। अब चलेंगे हम लोग अंग्रेजी की ओर, ध्यान देंगे अंग्रेजी की ओर में। अंग्रेजी में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्ट, फेस, अपील, पुलिस, टैक्स, ऑफिस, डॉक्टर, स्कूल, पेन, इंच, रेल, बटन इत्यादि, ये सभी अंग्रेजी शब्द हैं। तो इस प्रकार के जो विदेश से आने वाले शब्द हैं और जिसे हम लोग प्रयोग करते हैं वह विदेशज कहलाता है या विदेशी शब्द कहलाता है, चाहे वह अंग्रेजी हो, फारसी हो, पुर्तगाली हो या तुर्की हो, वो सभी विदेशज ही कहलाते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर, ध्यान देंगे यहाँ पे कि रूप या प्रयोग के आधार पर देखेंगे कि शब्द के क्या प्रकार होते हैं। तो प्रयोग या आधार पर भी शब्द के कुछ प्रकार होते हैं, जिस पर हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, विकारी शब्द किसे कहते हैं, यानी विकारी शब्द नाम सुने होंगे आप लोगों ने, विकारी शब्द। तो ध्यान देंगे कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के द्वारा परिवर्तन किए जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, वही जो है आपका विकारी शब्द कहलाता है। यानी कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो अब चलेंगे आगे की ओर। विकारी शब्द के भेद कितने हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। देखेंगे कि विकारी शब्द के 4 भेद हैं। एक है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया विशेषण। तो ये सभी को क्या है डिफिनेशन हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जिस प्रकार से यह वीडियो जो है वो शब्द के ऊपर केवल फोकस किया गया, उसी प्रकार से अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, जिस पर केवल संज्ञा के बारे में फोकस करेंगे, फिर सर्वनाम के बारे में फोकस करेंगे, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो प्रत्येक वीडियो के माध्यम से प्रत्येक एक हिंदी के व्याकरणों को अच्छी तरह से आप सबों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से पेश किया जाएगा और आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो चलेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, ध्यान देंगे। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष व काल के हिसाब के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। यानी जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक, पुरुष परिवर्तन होंगे उसको विकारी शब्द, और जिसमें नहीं परिवर्तन होंगे उसको हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, जिस प्रकार से विकारी शब्द के कितने भेद, 4 भेद थे, तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि अविकारी शब्द के भी कितने भेद हैं। अविकारी शब्द के भी 4 भेद हैं। तो इसमें क्या है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय। तो इस प्रकार से अविकारी शब्द के भी 4 भेद हैं। तो इस प्रकार से वीडियो के अंत तक आप लोगों को बने रहने के लिए धन्यवाद, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपसे लेते हैं विदा।